Good morning, students. Today I am going to teach class 9th economics. Chapter 1, our chapter topic is the story of village Palampur. In the last video we learned about organization of production. हमने organization of production के बारे में पढ़ा था। तो उस organization of production में हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि जो है production जो है वो 4 factors पे depend करता है: land, labor, human capital and physical capital। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इन्हीं 4 चीज़ों के आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को अलग अलग लेकर कि लैंड किस तरह से, पालमपुर में लैंड कितना है और कैपिटल किस तरह से, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टुडे आज हम लोग का टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड जो है वो फिक्स्ड है। हम देखते हैं कि जो हमारा जो ज़मीन है वो प्लांट की तरह नहीं है कि हाँ हम ला के थोड़ा सा मिट्टी रख दिए तो वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी हो जाएगा, इस तरह से तो नहीं होता है। लैंड जो है वो फिक्स्ड है। तो हम लोग पालमपुर की स्टोरी पे आते हैं। पालमपुर में जो है वो फार्मिंग वहाँ का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। फार्मिंग वहाँ का मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं। वहाँ के 75% पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। वो फार्मिंग पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है, चाहे तो वो फार्मर भी हो सकते हैं, वो फार्म लेबरर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी वो हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो फार्मिंग ही कर रहे हैं। अगर वो फार्मर है तो भी वो फार्म से रिलेट करते हैं, और अगर वो फार्म लेबरर है तो भी वो फार्म से ही रिलेट करते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और 75% पॉपुलेशन वहाँ का फार्मिंग से रिलेट करता है। इस तरह से, और वहाँ पे जो लैंड है, लैंड वहाँ का लैंड इज फिक्स्ड। जमीन जो है वो हमारा फिक्स है। लैंड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये कभी न घटेगा न कभी एक बढ़ेगा। अगर हम थोड़ा सा अगर हम 1 हेक्टेयर जमीन ले लिए तो हमारा, अगर हम 10 ईयर्स बाद भी अगर आकर देखते तो ये 1 हेक्टेयर जमीन ही रहेगा, हमारा इससे बढ़कर 10 हेक्टेयर नहीं हो जाएगा। तो लैंड जो है वो वहाँ पे पालमपुर में जो लैंड है वो फिक्स है। कल्टीवेशन के लिए सभी लोग वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, और लैंड जो है वो फिक्स है। तो इस तरह से जब लैंड फिक्स है तो वहाँ का प्रोडक्शन भी जो होगा वो भी फिक्स्ड ही होगा, क्योंकि सेम लैंड में हम ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा लैंड लेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और अगर हम सेम लैंड रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी सेम ही रहेगा। तो लैंड फिक्स्ड होने के कारण वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट अफोर्ड से वहाँ पे लैंड को जो है वो कुछ वेस्ट लैंड था जिसको कि वहाँ पे कल्टिवेबल बनाया गया है। वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल बनाया गया। कुछ ऐसा जमीन था जो कि बेकार पड़ा हुआ था, लोग उसमें फार्मिंग नहीं करते थे, तो उसको भी उसको फार्मिंग के लायक बना दिया गया। उस वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेबल बना दिया गया। तो इस तरह से थोड़ी सी जमीन में लैंड में जो वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रोडक्शन जो हमारा अभी भी फिक्स्ड है। लैंड हमारा फिक्स है, 1 हेक्टेयर लैंड है तो ये फिक्स ही रहेगा। जितना हमारा लैंड है वो फिक्स ही रहेगा, तो इससे जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी फिक्स ही रहेगा। ये प्रोडक्शन हमारा आगे नहीं बढ़ जाएगा। अगर अभी हम वहाँ पे 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे बाद में भी वहाँ पे 1 क्विंटल वीट ही प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस ही करेंगे। तो इस तरह से लैंड फिक्स होने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि लैंड बढ़ेगा तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। Our next topic is there a way one can grow more from the same land? अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन ले लें? मतलब कि लैंड तो हम लोग अभी पढ़े लोग लैंड तो हमारा जो है वो फिक्स है, तो उस लैंड से हम जितना प्रोडक्शन करें उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो क्या लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि हम उसी लैंड से सेम लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन पाले, ज़्यादा प्रोड्यूस करें? तो उसके पहले हम पालमपुर के स्टोरी पे आते हैं। पालमपुर में फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? तो पालमपुर में जो फार्मर्स है वो अलग अलग चीज़ों को ग्रो करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ग्रो करते हैं। तो क्या क्या वो ग्रो करते हैं? तो पालमपुर में जो फार्मर्स है वो बाजरा एंड ज्वार को ग्रो करते हैं, बाजरा एंड ज्वार का प्रोडक्शन करते हैं। तो बाजरा एंड ज्वार का वो रेनी सीजन में प्रोडक्शन करते हैं।
रेनी सीजन में वो ज्वार एंड बाजरा को प्रोड्यूस करते हैं। रेनी सीजन में, रेनी सीजन जैसे कि हम खरीफ सीजन भी कहते हैं, ये खरीफ सीजन है। ज्वार रेनी सीजन इसको खरीफ कहते हैं। खरीफ को हम इस तरह से भी याद रख कर सकते हैं कि जो हमारा स्कूल का जो सेशन शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो इस तरह से ये जो प्रोडक्शन का भी जो सेशन शुरू होता है वो खरीफ से शुरू होता है। तो रेनी सीजन में वो ज्वार एंड बाजरा की कल्टीवेशन करते हैं, इसकी वो खेती करते हैं। फिर वो व्हीट भी प्रोडक्शन करते हैं। व्हीट विंटर सीजन जिसे कि राबी सीजन भी कहते हैं। व्हीट को वो लोग विंटर, जब रेनी सीजन आता है तो वो लोग ज्वार एंड बाजरा को प्रोड्यूस करते हैं खरीफ सीजन, और उसके बाद जब ये रेनी सीजन खत्म हो जाता है और ज्वार एंड बाजरा की जो क्रॉप्स होती है वो रेडी हो जाती है, तो उसके बाद उनका अगला प्रोडक्शन होता है व्हीट का। व्हीट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं विंटर सीजन में, जैसे कि हम राबी सीजन भी कहते हैं। तो फिर वो पोटैटो को प्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो जो है वो उनका थर्ड क्रॉप है, जो कि पिछले 15 से 20 साल में वो इसको ग्रो कर रहे हैं। पिछले लास्ट 15 to 20 ईयर्स से वो इस पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाजरा, ज्वार एंड व्हीट ये दोनों जो है वो उनका मेन क्रॉप्स है, वो उसको मेन क्रॉप्स के रूप में प्रोडक्शन करते हैं, और इसको पोटैटो को वो थर्ड क्रॉप के रूप में प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ वो शुगर केन को भी प्रोड्यूस करते हैं। शुगर को जो है वो शुगर केन को प्रोडक्शन करते हैं जैगरी के लिए, गुड़ के लिए, जो कि लेकिन जो शुगर केन है वो बस उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो वंस अ ईयर, एक पूरे साल में इसको एक बार इसकी हार्वेस्टिंग होती है, एक बार इसकी कटाई होती है। वो लोग शुगर केन का यूज करते हैं जैगरी के लिए, गुड़ बनाने के लिए वो शुगर केन का यूज करता है। तो पालमपुर में जो लोग हैं इन दोनों को मेन क्रॉप्स के रूप में, पोटैटो का थर्ड क्रॉप्स के रूप में, और कहीं कहीं वो लोग शुगर केन को भी प्रोड्यूस करते हैं जैगरी के लिए। तो इस तरह फिर वहाँ पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस इतने सारे वैरायटी के क्रॉप्स को किस तरह से प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये ज्वार, बाजरा, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन है वेल इरिगेशन सिस्टम। डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, वहाँ के जो लोग हैं वो इन तीनों की क्रॉपिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। वहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे कनाल्स बने हुए हैं, वहाँ पे पॉन्ड्स है, वहाँ पे ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पहुँच चुकी है इस विलेज में, तो उसकी वजह से जो है वो लोग इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं, और उससे वो इन सारी चीज़ों को प्रोडक्शन इजीली कर पाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि ये जो वहाँ पे पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो तीन चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं अपने खेत में, तीन चार चीज़ों को फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस फार्मिंग की, इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, जो फार्मिंग वहाँ पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो एक दिए हुए लैंड में, पूरे हमारा जो लैंड है, ये जो लैंड का हमारा टुकड़ा है, इसमें हम 3 मंथ्स कुछ और प्रोडक्शन किए, फिर नेक्स्ट 3 मंथ हम कुछ और प्रोडक्शन किए, फिर नेक्स्ट 3 मंथ कुछ और प्रोडक्शन किए। तो एक दिए हुए लैंड पे पूरे साल में हम अलग अलग जब क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ये मल्टीपल क्रॉपिंग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किस तरह से, तो ये जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखे थे पालमपुर में वहाँ पे लोग 4 चीज़ों को क्रॉपिंग कर रहे थे, 3 चीज़ों को वो लोग क्रॉप्स को प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इससे जो उनकी प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे थे। एक ही पीस ऑफ लैंड पे मोर देन वन क्रॉप को वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और इससे ये इन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जहाँ पे हम अगर हम एक ही फसल को लगाते हैं, जैसे
एग्जाम्पल में था कि शुगर केन, पूरे साल एक ही फसल था, उसमें शुगर केन का एक पौधा था, तो इससे केवल हमें शुगर केन मिला। लेकिन वहीं पे अगर हम खरीफ सीजन में ज्वार या बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं, राबी सीजन में हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टाइम बचता है उसमें हम वेजिटेबल्स को अगर ग्रो करते हैं तो हमारे पास तीन तीन क्रॉप्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और इस तरह से, और हमें यहाँ पे हमारा टॉपिक था इस तरह भी वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, तो इसका आंसर ये है मल्टीपल क्रॉपिंग। हम एक ही लैंड से एक क्रॉप से ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। एक ही लैंड हमारा वही था लेकिन हम उसमें चार चार क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग इसका आंसर है यस, वी कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड by using multiple cropping. And the next is modern farming method. मॉडर्न फार्मिंग मेथड करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग से भी हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये जो सबसे हमारा मस्ट चीज है कि इससे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं। मॉडर्न फार्मिंग, अब क्वेश्चन है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड किसे कहते हैं? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? तो ये HYV सीड्स कॉम्बिनेशन है, ये HYV सीड्स HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इनपुट्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स, जब ये सारे चीज एक साथ कंबाइन होते हैं और उसे जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो उस फार्मिंग को हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये सारा हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में नहीं था, ये मॉडर्न में आया है। और यही दोनों तरीका है जो कि हमारे एक लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों तरीकों का हम यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैसे आया? हमारे यहाँ जो पहले टाइप था मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारे यहाँ पहले नहीं था, पहले हमारे पास ट्रेडिशनल था मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे फार्मर्स, वो फर्टिलाइजर का, यहाँ पे जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था। उस टाइम में काउ डंग का यूज किया जाता था। काउ डंग को, जो काउ का डंग होता है उसको ले जाकर खेत में डालते थे, वही फर्टिलाइजर का काम करता था। वो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते थे, मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं करते थे। ओल्ड सीड्स के, HYV सीड्स की जगह हमारे ट्रेडिशनल सीड्स का वो यूज करते थे, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम रहता था, प्रोडक्शन का लेवल जो है वो कम रहता था। तो और हमारे यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी भी नहीं, तो लोगों को फूड अवेलेबल नहीं हो पाता था सफिशिएंट मात्रा में। लेकिन उसके बाद हमारा आया मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड का क्या बेनिफिट हुआ? तो इससे हमें हायर यील्ड मिला, हायर यील्ड, ये हमारे यील्ड को बढ़ाया। अब यहाँ क्वेश्चन है कि यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड, ये जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो यील्ड बढ़ाया, हायर यील्ड। हायर तो समझ रहे कि हायर मतलब ज्यादा, अब यील्ड मतलब क्या होता है? तो यील्ड जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक दिए हुए लैंड पे, अ गिवन पीस ऑफ लैंड, क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, एक सीजन में जितने भी हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम यील्ड कहते हैं। सपोज कि हमने एक हेक्टेयर हमारा जो लैंड है उसमें हमने 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस किया, तो ये जो 1 हेक्टेयर लैंड का यील्ड हुआ वो 10 क्विंटल, ये इसका यील्ड हुआ, उपज हुआ कि हम इतने 1 हेक्टेयर लैंड में 10 क्विंटल हम वीट प्रोड्यूस करें, तो इसका यील्ड ये 10 क्विंटल हुआ। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से बेनिफिशियल था कि हायर यील्ड के लिए, इससे हमें ज़्यादा उपज मिली, खेत की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गए। So in this method we will continue next modern farming method in our next video. Thank you.